तो शुरू करते हैं जनाब। देखें, आपने इससे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी पढ़ा है। आपको लग रहा है कि शुरू की शायद कुछ वीडियो स्किप कर देने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड वो वक्त जो आपने लगाना है डॉलर को सस्ता करने में और उसकी वजह से इकोनॉमी का बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉलर को महंगा ही रहने दें और इस तरह की किसी भी सोच में ना जाएं। आप सिर्फ ये करें कि इन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली विद कंप्लीट डिटेल विद योर कंप्लीट फोकस सुने। आपने स्किप नहीं करना, हाल दो कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले पढ़ा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो पहले पढ़ा था वो कम था। उसमें हर टॉपिक में कुछ थोड़ी थोड़ी टिस्नगी रहती थी, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड होने वाली रहती थी जो कि आपने उधर उस लेवल पे पढ़ा था। और एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि वो जो लेवल था वो और था, अब ये आप आगे एडवांस लेवल पे आ गए हैं, आप लेवल 2 के ऊपर आ चुके हैं। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझें, सुने और इनको याद करें, इनको इनके नोट्स बनाएं। जिस तरीके से भी आप इसको लेकर चलते हैं, जो भी आपका काम करने की अप्रोच है वो आप सारी करें। सबसे पहली बात जो हम लोग यहाँ पे करेंगे दैट इज अबाउट एन एसेट। देखिए, हमने बेसिक्स डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ी थी, मैं आपको वहाँ से लेकर चलूँगा और ग्रेजुअली हम लोग एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स के बारे में हमने कहा था कि एसेट्स आर द रिसोर्सेज जिसके हम ऑनर बन गए हैं, हम उसे अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं और उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे हमने कहा कि जी हमने कोई मशीन परचेज कर ली, हमने कोई इक्विपमेंट परचेज कर लिया, हमने कोई गाड़ी परचेज कर ली, ऑफिस फर्नीचर परचेज कर लिया, एसी परचेज कर लिए, कंप्यूटर्स परचेज कर लिए। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं, दीज आर द रिसोर्सेज जिनको हम लोगों ने परचेज कर लिया है और हम उसके ऑनर बन गए हैं। हो सकता है हमने अभी उसके पैसे ना पे किए हों तो वो पेएबल बन जाता है, लेकिन द थिंग दैट वी गॉट इज आर एसेट। लेकिन अब उसकी थोड़ी बुकिश डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि एसेट की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है IAS1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपको बताता है दिस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ए लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये डेफिनेशंस वगैरह बताता है, इस तरह की तमाम चीज़ें बताता है। तो इसने कहा है कि एसेट इज समथिंग, एसेट इज ए रिसोर्स which is something that can be used। रिसोर्स का मतलब है कि हम इसे यूज कर सकते हैं। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, हम लोगों ने बात की थी कि एंटिटी इसका ऑनर बन जाएगी। हमने कहा ऑनर, उन्होंने कहा कंट्रोलर, राइट। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एंटिटी का मतलब वो बिजनेस जिसके पास ये एसेट है, एसेट का वो ऑनर बन गई है, वो बिजनेस, वो एंटिटी उसका ऑनर बन गई है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट को अभी करंटली समझाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन किसी भी पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से वो एसेट अब आपका बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पास्ट में एक एक्टिविटी की थी और ये बड़ी मजे की एक्टिविटी है, जरा सोचिएगा कि हम लोगों ने एसेट परचेज किया था, राइट। हमने एसेट परचेज कर लिया पास्ट में, अब हम उसके ऑनर बन गए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने एसेट परचेज किया तो हम उसके ऑनर बन जाते हैं। आप तो है इतनी जो है ना वो तजस्सुस आपने क्रिएट किया हुआ, सस्पेंस क्रिएट किया हुआ। तो मैं अब आपको कहता हूँ ज़रा सोचें कि और क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम एक एसेट के ऑनर बन गए हैं। ठीक है, अगर आपके जहन में ये शरारती बात आ रही है कि जनाब हम किसी से छीन के भी तो ऑनर बन सकते हैं, तो हम लोग इस तरह की गंदी बातें नहीं करते। हम सिर्फ बात करेंगे वो तमाम लेजिटिमेट, अच्छे, साफ सुथरे रिसोर्सेज की, वो तमाम साफ सुथरी सिचुएशंस की जिनमें हम किसी एसेट के ऑनर बन सकते हैं। तो जनाब परचेज करने के अलावा कभी कभार हम उसको इंटरनली जनरेट भी कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक बिल्डिंग परचेज की है, एक बिल्डिंग लिया, एक बिल्डिंग है जो हमारा एसेट है। तो क्या किया होगा, हम दुकान पे गए होंगे, जैसे आप लाहौर में शालमी में गए होंगे, आपने कहा होगा मुझे एक ऐसी बिल्डिंग दिखाओ जिसकी 7 मंजिलें हैं, जिसमें इतने कमरे हैं, जिसमें इतने वॉशरूम हैं। तो उन्होंने शोरूम से निकाल के आपको कुछ बिल्डिंग्स दिखाई होंगी, आपने एक पसंद की होगी, वो पैक की होगी, वो रिक्शे पे लादी होगी और आप ले आए होंगे। ऐसे थोड़ी होता है, आपने एक एसेट इंटरनली जनरेट किया है, आपने एक एसेट को बनाया है, बिल्ड किया है, तो आप उसके ऑनर बन गए। देयर कैन बी अनदर सर्कमस्टांस जिसमें कि हम एसेट के समझिए कि ऑनर बन सकते हैं। वो ये है कि एसेट फॉरफीट हो गया है या रिसीव्ड
रिसीव्ड एज कंसिडरेशन। हमने कोई चीज़ बेची, उसकी जगह हमें पैसे देने की बजाय उन्होंने एक एसेट दे दिया। उन्होंने कहा जी कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये आपके पास है, आपको ये चीज़ चाहिए, ये हमारे पास है, इन दोनों की मार्केट वैल्यू का डिफरेंस हम आपस में पे करते हैं एक दूसरे को, तो चलो हम लोग ये एसेट जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। एक्सचेंज ऑफ एसेट, जो कि आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। तो जनाब हमने रिसीव कर लिया एक एसेट को एज ए कंसिडरेशन, या हमें किसी ने हमारे पास सिक्योरिटी रखवाई थी, उसने कहा था कि तुम्हारा लोन वापस ना किया तो ये सिक्योरिटी तुम फॉरफिट कर लेना। लीगल कंसिडरेशन के तौर पे लीगल सिनेरियो में हमने किसी की चीज़ जब्त कर ली तो हम उसके ऑनर बन सकते हैं। खैर हम लोग वापस चलते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात भी नहीं है कि ये पास्ट इवेंट पता नहीं क्या होते हैं, हम लोगों ने खैर बहरहाल इसको डिस्कस कर लिया है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप समझ लीजिए कि की है, की का मतलब इंग्लिश वाली की, इस डेफिनेशन की, वो है ये वाली बात कि फ्रॉम विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या हैं जो आप उस एसेट से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक एसेट को इस्तेमाल करके उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, उसको बेच के उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, और उसको रेंट पर दे के भी उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और उसको दिखा के भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपको? अगर आपके पास सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, ये आपने जनाब स्नाइपर राइफल भी रखी हुई है, आपने कुछ 4-5 नए मॉडल्स की गन्स भी रखी हुई हैं, तो वो भी तो आपका एसेट है। उसको क्या करते हैं आप? इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते, उसको सिर्फ दिखाते हैं। ठीक है, तो गन इज ऑल्सो सिक्योरिटी इक्विपमेंट। सिक्योरिटी इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर क्लासीफाई होता है और वो भी आपका एसेट होता है। क्यों? क्योंकि आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट चाहे डायरेक्टली नहीं है लेकिन आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब ये वो सिचुएशन है जिसमें हम लोग एक ऐसे एसेट को जिसको दिखा के भी, खैर स्टैंडर्ड ने इसका वर्ड यूज नहीं किया, स्टैंडर्ड ने 3-4 बातें की है, आप उसको इस्तेमाल करके, आप उसको बेच के, या आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के तौर पर इस्तेमाल करके उससे फ्यूचर बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एसेट, कि एसेट क्या होता है, और इसको हम लोग अब देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि डोमेन है एसेट की, और सबसे ज़्यादा टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं वो एसेट्स के अंदर ही होते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो एसेट को किस तरह से डिवाइड करता है, किस तरह से उसको ड्रिल डाउन करता है, किस तरीके से उसकी सब कैटेगरीज बनाता है ताकि चीज़ें मजीद अंडरस्टैंडेबल हों, उसको डिस्कस करते हैं हम इस स्लाइड में। तो हम लोग बात करने लगे हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। तो जनाब एसेट्स की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं और जो करंट एसेट्स होते हैं, इन दोनों के दरमियान में जो बाइफर्केशन है, जो डिफ्रेंसिएशन है, वो कुछ इस तरीके से है कि नॉन करंट एसेट हर उस एसेट को कहते हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो हम लोग कहते हैं जी मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब देखें, अगर आप लोगों ने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको ये पढ़ाई गई होगी जो 12 महीनों से ज़्यादा, यानी कि 1 साल से ज़्यादा जो एसेट इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब मैं क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ? अब मैं ज़्यादा अच्छे मुस्तहब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। द थिंग that you can use for more than 1 accounting period is called non current assets। 12 महीनों के लिए से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए जो चीज़ आपके पास इस्तेमाल होती है ये नॉन करंट एसेट कहलाती है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये और इंग्लिश उर्दू वाला और बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए? एंड। जब मैं 2 चीज़ों के दरम्यान में एंड लगाता हूं तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट शुड बी मेट एंड सेकंड शुड आल्सो बी मेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर वाले जो बॉयज़ हैं उनको घर वाले कहते हैं जाओ बाहर जाओ, दुकान से धनिया भी लेके आना और पुदीना भी लेके आना। आप जाएं और सिर्फ धनिया ले आए तो क्या आपकी खलासी होगी? अगर आप सिर्फ पुदीना ले आए तो आप दुनिया के निकम्मे तरीन इंसान हैं, क्योंकि आपसे धनिया और पुदीना तो लाया नहीं जाता। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर आप दोनों चीज़ें ले आएंगे तो आपको कोई तमगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन खैर ये है कि आपकी बिस्ती जो है वो बच जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब एंड का मतलब है नंबर 1 शुड आल्सो बी मेट एंड नंबर 2 शुड आल्सो बी मेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद डेफिनेशंस में आपको कहीं पे इतनी ज़्यादा जोर से ये चीज़ नजर ना आए। नंबर 1 इज कि ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इस्तेमाल हो जाती हो। नंबर 2, इसकी जो कॉस्ट है
यानी कि जो इसकी वैल्यू है दैट शुड बी मटीरियल, शुड बी मटीरियल, ये मटीरियल अमाउंट होनी चाहिए। मटीरियल अमाउंट से क्या मुराद है, ये बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। हम लोग डस्टबिन अगर परचेज करेंगे तो हम सोचेंगे कि यार डस्टबिन तो 5 सालों तक इस्तेमाल होगी, तो इसको नॉन करंट एसेट कह दिया जाए। डस्टबिन नॉन करंट एसेट नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो 150 रुपए की आती है। सही है। हम लोग एक ऐसी मशीन ले आए जो क्या करे कि सारे ऑफिसेज में जाए और जाके वहां से डस्टबिन में से कचरा ऑटोमेटिकली अपने अंदर डाले और उस कचरे को प्रोसेस करे और जाके बाहर फेंक दे। तो वो मशीन की वैल्यू ज्यादा है, वो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उस कचरे की मशीन को हम लोग एक एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। सो द थिंग इज कि द फर्स्ट थिंग इज कि वो नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है, जिसकी जो डिफरेंशिएशन है वो मैंने आपको बताई, आल्दो कि वो यहाँ से मिट गई है। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो यूज होनी चाहिए। अगर एक चीज है वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में इस्तेमाल हो रही है तो चाहे वो जितनी मर्जी महंगी है वो नॉन करंट एसेट नहीं है, ठीक है। वो नॉन करंट एसेट नहीं है चाहे वो जितनी मर्जी महंगी है, लेकिन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में यूज होनी चाहिए और कॉस्ट शुड बी मटेरियल, अमाउंट उसकी थोड़ी रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि हम लोग 50-50 रुपए के एसेट्स रिकॉर्ड करके बैठे। देन एनीथिंग विच इज नॉट ए नॉन करंट एसेट इज ए करंट एसेट, ठीक है जी। अब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी ली, लेकिन अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो आपको IAS 1 है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो आपको किस तरीके से कहता है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हम लोग बात करेंगे ये वाली। नॉन करंट एसेट्स में नॉर्मली ये 3 मेजर चीज़ें आती हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी कहते हैं बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी कहते हैं आपकी लैंड को जो आपके पास है, प्रॉपर्टी कहते हैं उस ऑफिस स्पेस को जो आपने परचेज की हुई है और आप उसके ऑनर बन चुके हैं और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, फैक्ट्री की जो लैंड है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने फैक्ट्री लगाई हुई है। अगर वो लैंड ना होती तो फैक्ट्री आप हवा में थोड़ी लगा सकते थे, ठीक है जी। इसी तरीके से बिल्डिंग जो आपकी ऑफिस इक्विपमेंट है, वो आपका ऑफिस इक्विपमेंट, और जो बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप वहाँ पे अपना ऑफिस चला सकें। सिमिलरली इक्विपमेंट, वो जो एक डिफरेंट टाइप का इक्विपमेंट होता है, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, AC, इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फर्नीचर, ये आपका इक्विपमेंट होता है। फिर कुछ इक्विपमेंट ऐसा होता है जो आप डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी चीज़ों की डिलीवरी के लिए डिफरेंट टाइप की डिलीवरी वैन्स हो सकती हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं। कुछ आप लोग अपने ऑफिस के कामों के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। ये सारे वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपको काम देते हैं, आप अपना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। देन प्लांट, वो मशीनें जो आपने लगाई हुई हैं, वो तमाम जनरेटर्स, वो मशीनें, वो हर वो सेटअप जो आपने लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लांट। ये सारी की सारी चीज़ें वैल्यू में बहुत बड़ी होती हैं और 1 साल से ज़्यादा अरसा के लिए इस्तेमाल हो सकती होती हैं, इसलिए हम इनको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं और ये नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से हम लोग अपने सिलेबस के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। हम IAS 23 पढ़ेंगे, IAS 36 पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम लोग जैसे IAS 2 है जो कि आपका करंट एसेट से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में शामिल था तो आपको शायद यहाँ पे भी उसकी कुछ झलक नजर आए। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड है, बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है, IAS 20 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे। IAS 8 है आपका, जिसमें कि हम लोग कुछ एरर्स वगैरह की बात करेंगे, उनमें भी हम लोग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड एरर्स को भी देखेंगे। सो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज गोइंग टू बी ए बिगर एरिया फॉर योर दिस सिलेबस, और इसको आपने बड़े फोकस से देखना है। यहाँ से काफी सारे आपका जो सिलेबस एरिया है वो कवर होगा। फिर इंटेंजिबल एसेट्स की हम बात करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट व्हिच कैन नॉट बी टच्ड। इंटेंजिबल का क्या मतलब है? थिंग दैट कैन बी फेल्ट, दैट कैन बी टच्ड, जिसको देखा जा सकता है उसे हम टेंजिबल कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये टेंजिबल होंगे। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स में जो सबसे पहली जो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा वो है जी लाइसेंस। ऑपरेट करने का लाइसेंस, कोई काम करने का लाइसेंस।
देखिए जनाब, फर्ज करें कि आपने एक लाइसेंस परचेज किया है, एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, ठीक है, और वो वैसे तो खैर ये जो लाइसेंस है ये प्रैक्टिशनर्स को ही मिलता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि यू हैव पेड समथिंग एंड यू हैव गॉट सम लाइसेंस। इसमें कोटा होता है, सेल्स कोटा होता है, किसी एरिया में सेल्स करने की अप्रूवल कि जनाब ये जो कंपनी है ये XYZ कोला जो है ये लाहौर में बिक सकती है या नहीं बिक सकती, उसके लिए उनको एक अप्रूवल लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है, उसे हम कोटा भी कह सकते हैं। तो जनाब ये जो लाइसेंस है, आपने फ़र्ज़ करें कि 50 लाख रुपए दिए और एक लाइसेंस परचेज कर लिया और वो कागज़ पर लिख के दे दिया, उसके ऊपर गवर्नमेंट की मोहर लगी, रेलिवेंट डिपार्टमेंट की, और आपको कहा गया कि ठीक है अब आप ये काम कर सकते हैं। तो जनाब वो जो आपको कागज़ मिल गया है, क्या वो आपका लाइसेंस, क्या वो एक एसेट है? जी बिल्कुल वो एक एसेट है। अगर वो कागज़ गुम जाए तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारा एसेट ख़राब हो गया? नहीं, हम थोड़ी सी फीस देंगे और जाके नया लाइसेंस डुप्लीकेट बनवा लेंगे। तो एक्चुअली उस कागज़ के अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी पावर, वो इंटेंजिबल पावर है, वो आपका एसेट है और आप उसको एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे। लाइसेंस को, कोटा को, इस तरह की चीज़ों को हम एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करते हैं। समथिंग दैट एनेबल्स यू, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करेंगे। आप सेल्स कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप किसी एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं, आप कोई ख़ास किस्म की सर्विस दे सकते हैं उस लाइसेंस की बदौलत। लेकिन आपके पास अगर वो लाइसेंस नहीं होगा तो फिर आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो देन दिस इज़ एन एसेट और उसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पे डिस्कस किया, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग नॉन करंट एसेट्स में ट्रेड करते हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर वो वाली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जैसे हमने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, लोगों को हमने कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई उसमें पैसे दे दिए कि जनाब ये आप इस तरह से कर लें। तो जनाब वो तमाम चीज़ें जहाँ पे हम लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि हमें 1, 2, 3, 4, 5 सालों के बाद पैसे वापस मिलने हैं, तो दैट इज़ एन एसेट विच इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट। तो जनाब एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स की हम लोगों ने बात की इस वीडियो में और हम लोगों ने एसेट्स को भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट एसेट्स के बारे में बात करते हैं और फिर कुछ और चीज़ें आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।